अब ये वीडियो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज दी वॉकिंग डेड का ये 5वां सीजन है और अगर आपने इसके पहले वाले सीजन्स नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं 5वें सीजन के दूसरे और आखिरी पार्ट को। यहाँ रिक अपने साथियों के साथ प्लान करता है कि वे हॉस्पिटल के कुछ गार्ड्स को किडनैप कर उनके बदले में कैरल और बेथ को छुड़वा लेंगे। और अब यहाँ से प्लान के अनुसार नोआ को जानबूझकर चारा बना हॉस्पिटल बिल्डिंग के पास भेजा जाता है। और अब जब कुछ नोआ को रोको से पकड़ने आए ही थे कि पीछे से रिक अपने बाकी के ग्रुप के साथ उन दोनों ही गार्ड्स को घेर लेता है, मगर यहाँ उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका एक तीसरा साथी भी था और वो अब दूसरी गाड़ी से उन पर फायर करते हुए आता है और अपने बाकी के दोनों ही साथियों को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ रिक हार नहीं मानता और उनका पीछा कर अब वे तीनों ही गार्ड्स को फाइनली धर लेते हैं और उन्हें अपने सीक्रेट वेयर हाउस में ले आते हैं, जहाँ की एक लेडी गार्ड कहती भी है कि उनकी लीडर कभी भी उनके बदले में रिक के साथियों को नहीं छोड़ने वाले। मगर रिक को पता था कि वो उसे ट्रिक कर रही है और वो अपने प्लान पर कायम रहने का फैसला करता है। सो एक गार्ड अब साशा पर पीछे से अटैक कर वापिस से हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है, जहाँ रास्ते में हथकड़ियां खोलते हुए उसे ज़ॉम्बीज़ ने घेर भी लिया था। मगर अब ज़ॉम्बीज़ से पहले ही रिक अब पीछे से उसे गाड़ी से टक्कर मारता है और ये कहकर कि उसे ऐसी गलतियां पसंद नहीं, अब वो उसके सिर में गोली मार देता है। जहाँ उनके पास सिर्फ 2 ही गार्ड्स बचे थे और रिक उन्हें धमकी देता है कि वे नेगोशिएशंस के वक्त अपने साथियों से झूठ बोले कि उनका तीसरा साथी ज़ॉम्बी हमले में मारा गया, ना कि उसे रिक ने मारा है। जहां अपनी जान बचाने के लिए वे दोनों मान भी गए थे, तो ऊपर से साशा और टाइरिस अब जल्दी होने वाली नेगोशिएशंस के लिए तैयारियां कर रहे थे, ताकि अगर वहां कोई गड़बड़ भी हो तो वे ऊपर से एम लेकर हॉस्पिटल गार्ड्स को मार सके। और रिक भी अब बाकी गार्ड्स को कहता है कि उनके पास उनके 2 साथी है, तो उनके बदले में वे कैरल और बेथ को उन्हें सौंप दे, जिससे कि सब कुछ शांति पूर्वक निपट सकता है। वहीं ऊपर से वे एक ज़ॉम्बी को शूट कर उन्हें हिंट भी देते हैं कि रिक अकेला नहीं है और वे उस पर अटैक करने की गलती ना करें। और अब दोनों के अनुसार रिक दोनों गार्ड्स को लाता है तो डॉक्टर्स कैरल और बेथ को लाते हैं। वहीं अब तक काफी ही स्मूथली होस्टेजेस में एक्सचेंज भी चल रही थी, मगर हॉस्पिटल हेड कहती है कि वे नोहा को नहीं जाने दे सकते। तो बाकी सब के लिए अब नोहा खुद ही सरेंडर करने आगे बढ़ता है, जिसे कि देख अब गुस्से में बेथ उस पर वार करती है और लीडर ने यहाँ गलती से बेथ के सिर में ही गोली मार दी थी, जिससे कि गुस्से में डेरिल अब उसके भी सिर में गोली मार देता है। तो वहीं बाकी सब इस लड़ाई को और आगे बढ़ने से रोकते हैं और रिक नोआ को वापस से ले निकल पड़ता है। तो वहीं अब तक मिचान और मैगी का ग्रुप भी शहर में आ चुका था और वे देख पाते हैं कि डेरिल मरी हुई बेथ की बॉडी को उठाकर ले आ रहा है, जिसे कि देख अब मैगी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जहां धीरे धीरे उसका पूरा ही परिवार मारा गया। पहले उसकी माँ, फिर उसका भाई, फिर उसका पिता और अब आखिर में उसकी छोटी बहन बेथ भी। सो वे बड़े ही भारी मन से बेथ के लास्ट राइट्स करते हैं और फिर खाने और पीने की सप्लाईज ढूंढने लगते हैं, ताकि जल्दी से शहर से निकल सकें। वही नोहा उसे बताता है कि उसकी भी एक छोटी सी कम्युनिटी थी जो कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है और उन्हें वहाँ जरूर से रहने को जगह मिल पाएगी। तो अब पूरे ही ग्रुप से सलाह कर रिक वहीं जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब उनके पास कोई रहने को जगह तो बची ही नहीं थी। और फाइनली 17 दिन के सफर के बाद अब वे नोआ की बताई हुई कम्युनिटी में पहुंच चुके थे, जहाँ से बाकी सबको बाहर ही छोड़ पहले रिक एक छोटे से ग्रुप के साथ नोआ की कम्युनिटी में जाने का फैसला करता है, ताकि अगर वहाँ कोई गड़बड़ भी हो तो बाकी सब उन्हें छुड़ा सके। वही नोहा कॉन्फिडेंट था कि वहाँ सब कुछ सेफ ही होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी हर ओर से सेफ है। मगर अब जब वे वहाँ पहुँचे ही थे कि वे देख पाते हैं कि अब यहाँ तो कोई भी जिंदा नहीं बचा और सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जहाँ बाहर की दीवार ज़ॉम्बीज़ ने ऑलरेडी तोड़ दी थी, जिसे कि देख अब नोआ पूरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यहाँ जरूर से मारे गए होंगे। वही रिक बाकी ग्रुप को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो उन्हें कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा और वे यहाँ से काम का सामान उठाकर वापिस आ रहे हैं। सो टाइरिस को नोआ के पास छोड़ रिक ग्लेन के साथ सप्लाईज इकट्ठा करने लगता है। तो वही नोआ रोते हुए अब अपने घर की ओर भाग आता है कि कहीं उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा तो नहीं, जहाँ टाइरिस उसका पीछा कर रहा था। मगर नोआ के घर तो उसकी माँ ऑलरेडी मरी पड़ी थी। तो नोआ उन्हें कवर करता है, जहाँ टाइरिस नोआ की फैमिली फोटोज देख ही रहा था कि अब पीछे से नोआ का छोटा भाई, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, अब पीछे से टाइरिस के हाथ पर काट ही लेता है। तो नोआ गुस्से में अपने ही भाई को मार देता है, मगर उसने टाइरिस को तो काट ही लिया था। जब रिक और बाकी सब कुछ सप्लाईज इकट्ठा करा ही रहे थे कि उनके पास नोआ भागते हुए आता है और टाइरिस के बारे में बताता है
और सभी यहाँ से नोआ के घर जा। अब जो उन्होंने डॉक्टर हर्षल के साथ किया था, यानी कि अब फिर से वे ज़ॉम्बी बाइट वाले हाथ को ही काट डालते हैं। वही वहाँ से निकलते हुए अब तक उनकी आवाजों से बाहर से काफी सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ पहुँच चुके थे और उन्हीं से लड़ते हुए अब टायरिस वहीं दम तोड़ देता है। तो सभी ग्रुप मेंबर्स इकट्ठा हो अब पादरी की उपस्थिति में टायरिस को आखिरी गुड बाय बोल दफना देते हैं। जहां पूरा ही ग्रुप निराश था। पिछले कुछ ही समय में उनके काफी सारे मेंबर्स मारे गए, पहले टर्मिनस कैंप में, फिर बेथ हॉस्पिटल में और अब टायरिस यहाँ। वही उन्हें इस कम्युनिटी से खाने का भी बहुत कम सामान मिला था और पानी तो ऑलरेडी उनके पास खत्म होने की कगार पर था। वही अब तो उनके पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं और अब कुछ ही घंटों की ड्राइव के बाद उनका फ्यूल भी खत्म हो जाता है और सभी पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वे किसी सेफ जगह को रहने के लिए ढूंढ सके। और अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं जहाँ सभी मेंबर्स जीवन से आशा खोते जा रहे थे। उन्हें भूखे प्यासे चलते हुए कई दिन बीत चुके थे। वही अब उनके पीछे ज़ॉम्बीज का एक पूरा झुंड भी आ रहा था जो कि उन्हें काटने की राह में है। तो वही ग्रुप के पास अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि वे उन ज़ॉम्बीज से लड़ने की हिम्मत ही कर पाए। और अब ऐसे ही चलते हुए वे एक छोटे से ब्रिज के पास जा पहुंचते हैं जहां से रिक उन्हें कहता है कि वे उन ज़ॉम्बीज को यहां से नीचे गिरा दे जिससे कि उन्हें ज़ॉम्बीज को मारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर थकान और भूख प्यास के चलते अब वे ये भी नहीं कर पाते और कमजोरी में लड़ते हुए एक दूसरे को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। और अब किसी तरह से ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ा हर कोई समझ गया था कि ऐसे तो वे ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब साशा यहाँ से अपने आसपास जंगली कुत्तों को भागता देख अब उन्हें ही मार डालती है और वे पेट भरने के लिए अब कुत्तों को ही खा जाते हैं। जहाँ कुछ देर आराम के बाद अब वे सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो वही मैगी कहती भी है कि वो अपने परिवार की आखिरी मेंबर बची है और जैसे अब हालात हैं उसे भी नहीं लगता कि वो भी ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगी। मगर ग्लेन उसे विश्वास दिलाता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और उन्हें तो बस कोई सेफ ठिकाना ढूंढना है। वहीं डैरिल ग्रुप से अलग हो अब एक पुरानी हट को ढूंढ लेता है जहाँ की वे रह सकते थे। वहीं अब वो खुद को सिगरेट से जलाकर भी देखता है कि भूख और प्यास के चलते अब उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा और वो रोने लगता है। वहीं जब वो ग्रुप को हट के बारे में बताता है तो देख पाता है कि किसी ने वहाँ उनके लिए पानी की बोतल्स छोड़ दी थी। मगर जो खतरे उन्होंने अब तक उठाए थे तो यहाँ से रिक अब सभी को पानी पीने से मना कर देता है कि क्या पता इसमें क्या मिलाया गया हो। हालांकि तभी उनकी अच्छी किस्मत कि वहाँ बारिश आ जाती है और अब वे सब बारिश का पानी पी सकते थे। तो वहीं डैरिल अब उन्हें उसी हट में ले जाता है जहाँ वे कम से कम रात तो बिता ही पाएंगे। और रिक यहाँ से कहता भी है कि ये ऊपर वाले का इशारा है कि उन्हें अब भी उम्मीद नहीं खोनी है। कि तभी डैरिल देख पाता है कि उनकी आवाज से आसपास के कई सारे ज़ॉम्बीज उन्हीं की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ से सभी मिलकर उस टूटे हुए हट का दरवाजा खुलने से रोकते हैं और ऐसे ही उनकी रात बीतती है। वहीं अब जब वे बाहर निकले ही थे कि वे देख पाते हैं कि कल रात की तेज आंधी से ज्यादातर ज़ॉम्बीज तो वैसे ही मारे गए। और अब जब मैगी साशा के साथ सनराइज देख ही रही थी कि उन्हें सामने से एक आदमी आता हुआ नजर आता है जिसने की काफी साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो कहता है कि उसका नाम एरन है और उसे उनके लीडर से बात करनी है। सो दोनों यहाँ से एरन को चेक कर कि उसके पास कोई हथियार ना हो। अब वे उसे रिक से मिलवाते हैं और यहाँ से वो सबसे मिलकर बताने लगता है कि कैसे वे पानी की बोतल्स उसने ही उनके लिए रखी थी ताकि किसी जरूरतमंद की मदद की जा सके। वही वो उन्हें ऑफर कर रहा है कि वे उसके साथ उसकी कम्युनिटी में साथ चले जो कि यहाँ से पास ही है। अब यहाँ से रिक को उस पर भरोसा नहीं था तो वे उसके बैग से उसकी कम्युनिटी की फोटोज देखते हैं कि कैसे उन्होंने हर और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं जो कि बाहरी दुनिया से उनको बचाती हैं। मगर कोई उनकी मदद फ्री में क्यों ही करेगा। इसलिए ही रिक पहले एक पंच मार एरन को वहीं बेहोश करता है और अपने ग्रुप से कहता है कि इस बार वे बिना कंफर्म किए कि वो जगह उनके लिए सेफ है वो कोई रिस्क नहीं लेगा। यहाँ एरन होश में आने पर कहता भी है कि वे उस पर बेवजह ही शक कर रहे हैं और उसका एक और साथी भी है जो कि आसपास ही होगा। वैसे भी इस एरिया में दूर दूर तक काफी कम ही लोग जिंदा बचे हैं तो ये उनका मकसद है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी कम्युनिटी में जगह दे सके। सोरी की ये सब सुन अम्मी चान के साथ 4 और लोगों की टीम बना एरन के साथियों को मिलने भेजता है और वो एरन से कहता है कि अगर उसकी टीम 1 घंटे में वापस नहीं आई तो वो एरन का यही गला काट देगा। हालांकि एरन फिर से यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसके साथियों के पास तो कोई हथियार ही नहीं। वही उनके जाने के बाद जब छोटी जूडिथ रो ही रही थी कि एरन कहता है कि उसके बैग में बेबी फूड भी है और रिक उसे बेबी को खिला सकता है। सो रिक यहाँ भी पहले एरन को उसे टेस्ट करा फिर अपनी बेटी को खिलाता है। तो वही मीचान और बाकी सब एरन की गाड़ियों को ढूंढ लेते हैं मगर वहाँ भी कोई हथियार नहीं था। यानी कि एरन सच कह रहा है और मीचान आकर रिक से कहती भी है कि उन्हें इस कम्युनिटी
कम्युनिटी में जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वे भूखे मर रहे हैं। और अब सब यहाँ से एरन की बाकी गाड़ियों में सवार हो उसकी कम्युनिटी की ओर निकल पड़े थे। वहीं हर बार की तरह इस बार भी रिक अपनी एक गन बाहर छिपा देता है, ताकि अगर कोई अंदर गड़बड़ हो तो ये गन उनकी काम आ सके। जहाँ अब तो उन्हें अंदर से बच्चों के खेलने की भी आवाजें आ रही थी, तो सभी खुशी से गाड़ियों से नीचे उतरते हैं और देख पाते हैं कि अंदर तो सब कुछ काफी ही साफ सुथरा है। और यहाँ इस कम्युनिटी अलेक्जेंड्रिया की लीडर डायना सबसे पहले रिक से मिलती है और बताती है कि कैसे उसने अपने पति के साथ मिल इस कम्युनिटी को बनाया था, जो कि अब तक भी बाकी लोगों से छिपी हुई है और इसलिए सेफ भी है। सो सब कुछ कंफर्म होने पर अब सभी मिलकर अपने हथियारों को सरेंडर कर ही देते हैं। वहीं चूंकि यहाँ पर लोग बेहद ही कम है, तो एरन बताता है कि उन सभी को अलग अलग रहने को घर मिलेंगे, जहाँ सभी हफ्तों बाद ढंग से नहा पाते हैं। वहीं रिक तो फाइनली कई महीनों के बाद शेव भी कर पाया था, जहाँ एक नेबर जैसे रिक के बाल भी काट देती है। और यहीं से दोनों में दोस्ती भी होना शुरू हो चुकी थी, जहाँ वो अगले दिन दिखाती भी है कि कैसे बाकी बच्चों के साथ रिक का बेटा कार्ल और उसकी बेटी जूडिथ दोनों ही नॉर्मल बचपन बिता पाएंगे। वहीं रात को घूमते हुए रिक को जैसी का पति पीट भी मिलता है, मगर वो खुश नहीं था कि रिक उसकी पत्नी जैसी से दोस्ती कर रहा है। वहीं अगले ही दिन जब ग्लेन की इस टाउन की लीडर के बेटे एडन से लड़ाई भी होती है, तो रिक उनकी लड़ाई छुड़वाता है और इसी से खुश हो अब यहाँ की लीडर डायना रिक को यहाँ का कांस्टेबल बना देती है, क्योंकि वो पहले भी पुलिस में ही था। वहीं रात में रिक कैरल और डैरिल से बात भी करता है, जहाँ वे बताते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को ज़ॉम्बीज़ को मारना भी नहीं आता, जिसका कि एक कारण यहाँ की आबादी बेहद कम होना है, तो उन्हें ज़ॉम्बीज़ ज्यादा दिखे ही नहीं। और रिक यहाँ से कहता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर आई तो वे इस टाउन को अपने हिसाब से चलाएंगे, ना कि यहाँ की लीडर के हिसाब से। वहीं अगले ही दिन से बाकी लोगों को भी अलग अलग काम सौंपे जाने लगते हैं, जहाँ साशा को गार्ड्स का काम मिलता है तो वहीं मैगी को गवर्नेंस का, इसके अलावा नोआ को घर बनाने का। तो वहीं अब जब सब इकट्ठा हुए ही थे कि रिक जैसी को सबसे छुप किस करता है, वो भी ये जानते हुए कि उसका पति पीट भी आसपास ही था। वहीं जैसे की भी खामोशी बता रही थी कि उसे भी रिक पसंद आ रहा है। जहाँ वैसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, जहाँ रिक भी जैसी के पास खुश था, मगर अब जब एक दिन उनका सोलर पैनल ही खराब हो गया था, तो यहाँ से ग्लेन, यूही और उनके साथ टाउन लीडर डायना का बेटा एडन अपने दो और दोस्तों के साथ अब टाउन से बाहर की मार्केट से सोलर पैनल्स के पार्ट्स लेने जाते हैं। और यहाँ से वे एक वेयर हाउस के बाहर पहुँच सावधानी से अंदर जाने लगते हैं, मगर यहाँ तो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे। तो वहीं एक सैनिक का ज़ॉम्बी अब टाउन लीडर के बेटे एडन के सामने आता है, जहाँ उसे ज़ॉम्बीज़ को मारना तो आता था ही नहीं, और वो बेवकूफी में उसे गोलियां मारने लगता है। मगर उस सैनिक पर बॉम्ब्स बंधे हुए थे, और जब तक ग्लेन उसे ऐसा करने से रोक पाता कि उसके पहले ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कि वो खुद तो मारा ही गया था, साथ ही एक और मेंबर घायल हो जाती है। वहीं बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ भी इस धमाके की आवाज से वहाँ इकट्ठा हो अब उन पर टूट पड़े थे, और वे सब फंस जाते हैं कि आखिरी वक्त पर वहाँ जूही बाहर से उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर बुलाता है, ताकि बाकी सब बचकर निकल सकें। और इसी का फायदा उठा अब एडन का दोस्त निकोलस ग्लेन और नोवा को ज़ॉम्बीज़ के बीच ही छोड़ अब वहाँ से अकेला भागने लगता है। और ज़ॉम्बी हमले में अब नोवा फाइनली वहीं मारा गया था, जिसके की बाद गुस्से में ग्लेन निकोलस को काफी मारता भी है कि उसी की वजह से उसका दोस्त नोवा मारा गया। और यहाँ से वे वापिस से टाउन में आने लगते हैं। तो वहीं टाउन में कैरल रिक के पास जाती है और बताती है कि कैसे उसे आज ही पता चला कि जैसी का पति पीट अपनी पत्नी जैसी और अपने बेटे को फिजिकली अब्यूज करता है। सो उन्हें लीडर डायना को इसके बारे में बता उसे सजा दिलवानी चाहिए कि अब तक निकोलस और ग्लेन फाइनली वहाँ लीडर को बुरी खबर सुनाते हैं कि उसका बेटा एडन वेयर हाउस में ही मारा गया, जहाँ निकोलस तो झूठ भी बोलता है कि ग्लेन की वजह से एडन वहाँ फंसकर मारा गया था। वहीं अगले ही दिन रिक डायना को बता देता है कि उन्हें पीट को सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो जैसी और अपने बेटे को अब्यूज करता है। मगर डायना कहती है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पीट ही इस टाउन का अकेला सर्जन है, और अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हुई तो उसके अलावा और कोई उनके पास डॉक्टर भी नहीं है। तो यहाँ से रिक अकेले में जैसी के पास जाता है और कहता है कि अगर आगे से उसका पति पीट उसे कुछ भी कहे तो रिक उसके लिए हमेशा उसे बचाने आएगा। हालांकि पीट पीछे से ये सब सुन लेता है और कहता है कि रिक आगे से उसकी पत्नी से दूर ही रहे। और यहीं से अब दोनों में लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जिसके की बाद सारे ही टाउन मेंबर्स इकट्ठा हो अब उन्हें अलग करने लगते हैं। तो वहीं रिक गुस्से में लीडर से कहता भी है कि उन्हें पीट को सजा देनी चाहिए, और चूंकि वो रुक भी नहीं रहा था और ज्यादा हालात न
बिगड़े, इसलिए ही पीछे से मीचाना रिक को वहीं बेहोश कर देती है। और अब जब कुछ देर बाद रिक को होश आया ही था तो मीचान उसे बताती है कि आज शाम रिक के ऊपर मीटिंग बैठेगी जिसमें कि उसे टाउन से बाहर निकालने पर विचार किया जाएगा। तो रिक कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया तो वे सब हथियारों के जोर पर इस टाउन को कब्जे में कर लेंगे और फिर रिक यहाँ का लीडर बन सब कुछ कंट्रोल करेगा। और इन सब के लिए उसके बाकी के साथी मान भी जाते हैं। और अब फाइनली शाम होते ही मीटिंग शुरू होती है, मगर इस बार गुस्से में पीट एक तलवार लेकर रिक को मारने आया था। किसी भी टाउन के लीडर का पति अब वो गलती से पीट द्वारा मारा गया था। और अब ये सब देख गुस्से में फाइनली डायना कह ही देती है कि रिक पीट को जान से मार दे। और रिक ऐसा ही करता है कि तभी पीछे से कोई रिक का नाम बुलाता है, जहाँ ये कोई और नहीं बल्कि मॉर्गन ही था। जी हाँ, वही मॉर्गन जिसे कि हमने बिल्कुल पहले सीजन में देखा था और उसने अपने बेटे के साथ मिल रिक को बचाया भी था। अब मॉर्गन इतने सालों बाद फाइनली रिक के पास आ ही गया। और इसी के साथ दी वॉकिंग डेड सीरीज का ये 5वां सीजन भी यहीं खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आने वाले और भी सीजन्स के लिए। थैंक यू।